India Legal presents Courts Roundup. नमस्कार, मैं हूं जायरा। कोर्ट्स राउंडअप में आपका स्वागत है। इस बुलेटिन में अगले आधे घंटे हम आपको कोर्ट से जुड़े तमाम छोटी बड़ी खबरों से रूबरू करवाएंगे। कोर्ट की कार्रवाई और सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट तक के फैसलों को आपके सामने रखेंगे। आगे बढ़ने से पहले एक नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। लखीमपुर हिंसा पर स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने में देरी पर सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को जमकर लगाई फटकार। जल्द गवाही पूरी करने को कहा, गवाहों की सुरक्षा का दिया निर्देश। नीट परीक्षा में कथित कदाचार मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एफआईआर पर रिपोर्ट तलब करने से किया इनकार। कहा, परीक्षा रद्द करना लाखों छात्रों की कीमत पर नहीं हो सकता। ड्रग्स केस में आर्यन खान की जमानत याचिका स्पेशल कोर्ट ने की खारिज। अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमेचा को भी राहत नहीं, तीनों आरोपी न्यायिक हिरासत में ही रहेंगे। रेप केस दोषी नारायण साईं को सुप्रीम कोर्ट से झटका। अदालत ने गुजरात हाई कोर्ट के फैसले को पलटा, 2 हफ्ते फरलॉ का आदेश किया रद्द। India Legal presents Courts Roundup. चलिए शुरुआत करते हैं हमारे इस खास प्रोग्राम की। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर हिंसा मामले में दायर जनहित याचिका पर बुधवार को फिर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इस मामले में देर से रिपोर्ट दाखिल करने पर कोर्ट ने यूपी सरकार को फटकार लगाई। अदालत ने सभी गवाहों के बयान जल्द लेने को कहा, साथ में उनकी सुरक्षा पर भी नजर रखने के निर्देश दिया। अब कोर्ट 26 अक्टूबर को मामले की सुनवाई करेगी। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में हुई हिंसा मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने में देरी पर यूपी सरकार को जमकर फटकार लगाई। शीर्ष अदालत ने कहा कि आपकी स्टेटस रिपोर्ट हमें अंतिम समय पर मिली है, जबकि पिछली सुनवाई के दौरान हमने आपको साफ कहा था कि कम से कम एक दिन पहले हमें स्टेटस रिपोर्ट मिल जानी चाहिए। वहीं इसके जवाब में यूपी सरकार की तरफ से पेश वकील हरीश साल्वे ने कहा कि हमने प्रगति रिपोर्ट दाखिल की है, आप मामले की सुनवाई टाल दीजिए। हालांकि शीर्ष अदालत ने सुनवाई टालने से इनकार कर दिया है। प्रधान न्यायाधीश एनवी रमन्ना ने यूपी सरकार से पूछा कि आपने 44 लोगों की गवाही ली है, बाकी की क्यों नहीं। साल्वे ने इस पर जवाब देते हुए कहा कि फिलहाल प्रक्रिया चल रही है। साल्वे ने कहा कि 2 अपराध हैं, एक मामला किसानों पर गाड़ी चढ़ाने का और दूसरा लिंचिंग का। पहले मामले में 10 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। प्रधान न्यायाधीश ने पूछा कि कुछ लोग न्यायिक हिरासत में और कुछ लोग पुलिस हिरासत में क्यों हैं? सभी पुलिस हिरासत में क्यों नहीं हैं? साल्वे ने कहा कि इस मामले में हमने 2 एफआईआर दर्ज की हैं। यूपी सरकार ने ये भी कहा कि क्राइम सीन को रिक्रिएशन भी किया जा चुका है। सीजेआई ने यूपी सरकार से पूछा कि पीड़ितों के 164 के बयान का क्या स्टेटस है। आप पुलिस से कहिए कि जल्द से जल्द 164 यानी मैजिस्ट्रेट के समक्ष बयान दर्ज कराएं। कोर्ट ने यूपी पुलिस को कहा कि आप पीड़ितों का जल्द से जल्द बयान दर्ज कराएं। यूपी सरकार की ओर से बताया गया है कि 4 आरोपी पुलिस हिरासत में हैं और 6 आरोपी पहले पुलिस हिरासत में थे, अब न्यायिक हिरासत में हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गवाहों और पीड़ितों के लिए 164 के तहत बयान जल्द से जल्द दर्ज कराए जाएं। साथ ही गवाहों की सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा जाए। कोर्ट ने गवाहों की सुरक्षा और परिजनों की सुविधा को भी सुनिश्चित करने को कहा। साल्वे ने कोर्ट को आश्वासन देते हुए कहा कि उनको सुरक्षा मुहैया कराई जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने मामले को 26 अक्टूबर तक के लिए स्थगित कर दिया है, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार ने अन्य गवाहों के बयान दर्ज करने के लिए और समय मांगा है। अब सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार से 26 अक्टूबर से पहले तक की स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने को कहा। अब कोर्ट 26 अक्टूबर को मामले की सुनवाई करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, APN।
शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को राहत नहीं मिली है। एनडीपीएस कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए आर्यन खान की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। विशेष न्यायाधीश वीवी पाटिल ने आर्यन और उनके 2 मित्रों की जमानत याचिकाओं को खारिज कर दिया। एनसीबी ने आर्यन खान, मर्चेंट और धमेचा को मादक पदार्थ रखने, इससे संबंधित साजिश, इसके सेवन करने, खरीदने और तस्करी करने के आरोप में 3 अक्टूबर को गिरफ्तार किया था। तीनों इस समय न्यायिक हिरासत में हैं। मुंबई क्रूज शिप ड्रग्स मामले में बॉलीवुड एक्टर शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को फिलहाल जेल में ही रहना होगा। कोर्ट ने उनकी जमानत नामंजूर कर दी है। विशेष न्यायाधीश वीवी पाटिल ने आर्यन और 2 अन्य आरोपियों अरबाज मर्चेंट और फैशन मॉडल मुनमुन धमेचा की जमानत याचिकाओं को खारिज कर दिया। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने आर्यन खान, मर्चेंट और धमेचा को मादक पदार्थ रखने, इससे संबंधित साजिश, इसके सेवन, खरीद और तस्करी करने के आरोप में 3 अक्टूबर को गिरफ्तार किया था। तीनों इस समय न्यायिक हिरासत में हैं। आर्यन और मर्चेंट मुंबई में आर्थर रोड जेल में बंद हैं और धमेचा बाईकुलाब महिला कारागार में है। मामले में आरोपी आर्यन खान और अन्य के खिलाफ एनडीपीएस कानून के तहत मामला दर्ज किया गया है। आरोपियों को अब जमानत के लिए हाई कोर्ट का रुख करना होगा। We are expecting it to be positive, but rest is all depends upon God. इंशाल्लाह उम्मीद है हमें बिल मिल जाना चाहिए, बाकी ऊपर वाले के हाथ में। कोशिश लगातार की है, सबने आर्ग्यूमेंट की है, सबकी तरफ से पूरी उम्मीद है आज इंशाल्लाह मिल जाना चाहिए। अभी ऑपरेटिव ऑर्डर बस पास हुआ है, डिटेल्स ऑर्डर आना बाकी है। बिल्कुल हाईकोर्ट तो अप्लाई करेंगे, अभी हम सर्टिफाइड कॉपी के लिए वेट कर रहे हैं। Once we read the order, we will decide. We haven't yet received the order. आर्यन के वकील के देसाई के अनुसार पूरे अधिनियम में अवैध तस्करी के लिए सजा देने वाली एकमात्र धारा 27A थी और वह गिरफ्तारी के आरोपों में उल्लेखित नहीं है। फिर भी ये जमानत आवेदन का विरोध करने के लिए इसे उल्लेखित आधारों में से एक किया गया था। आर्यन खान को 3 अक्टूबर को इस ड्रग्स केस में गिरफ्तार किया गया था और वह पिछले 17 दिनों से हिरासत में है। बचाव पक्ष ने दलील दी थी कि आर्यन के पास से कोई भी ड्रग्स बरामद नहीं हुआ है, न ही उसने इसका सेवन किया है। ऐसे में उन्हें जमानत पर रिहा किया जाना चाहिए। एनसीबी लगातार इस केस में बड़े अंतर्राष्ट्रीय ड्रग्स गिरोह के होने का दावा कर रही है। एनसीबी का आरोप है कि आर्यन विदेशों में ड्रग पेडलर के संपर्क में थे। ये ड्रग्स की गैरकानूनी खरीद के ग्लोबल नेटवर्क का हिस्सा है। जांच एजेंसी ने कहा है कि व्हाट्सएप चैट से पता चलता है कि आरोपी बड़ी मात्रा में ड्रग्स खरीद के लिए विदेशियों के संपर्क में था, जबकि आर्यन के वकीलों ने इसे गलत बताते हुए कहा कि वह क्रूज पर भी नहीं था, जिस पर एनसीबी अधिकारियों ने छापा मारा था। आर्यन के पास ड्रग्स खरीदने के लिए रकम नहीं थी। आर्यन के पास कोई ड्रग्स बरामद नहीं हुई है। जब एनसीबी ने छापा मारा था तब आर्यन ने क्रूज में एंट्री तक नहीं की थी, न ही ड्रग्स का इस्तेमाल किया था। उनसे पुलिस को कुछ भी नहीं मिला। जमानत न मिलने के बाद आर्यन खान को आर्थर रोड जेल में शिफ्ट कर दिया गया था। जमानत नामंजूर होने के बाद आर्यन को अभी आर्थर रोड जेल में ही रहना होगा। आर्यन, अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमेचा की जमानत याचिका पर सेशन कोर्ट में पिछले हफ्ते सुनवाई हुई थी, जिसके बाद अदालत ने फैसला 20 अक्टूबर तक सुरक्षित रख लिया था। ब्यूरो रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने सेबी की उस अपील को व्यर्थ मानते हुए खारिज कर दिया जिसमें पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के 4000 करोड़ रुपए जुटाने के लिए प्रेफरेंशियल इशू को लेकर प्रतिभूति अपीलीय प्राधिकरण सेट के आदेश को चुनौती दी गई थी। जस्टिस एल नागेश्वर राव की अध्यक्षता वाली पीठ को पीएनबी हाउसिंग के वकील ने सूचित किया कि कंपनी ने चूंकि इस इश्यू की दिशा में आगे नहीं बढ़ने का फैसला किया है और सेट के समक्ष दायर अपील वापस लेने का निर्णय किया है। इसके बाद जस्टिस राव और जस्टिस बीआर गवई की पीठ ने कहा, प्रतिवादी के वकील ने कहा है कि अपीलीय ट्रिब्यूनल के समक्ष अपील वापस लेने के लिए अर्जी दायर की है। इस घटनाक्रम को देखते हुए, जिसमें कि प्रतिवादी मामला आगे नहीं बढ़ाना चाहता है, अपील को बेकार मानते हुए खारिज किया जाता है। सेट की 2 सदस्यीय पीठ ने 9 अगस्त को अलग अलग फैसले देते हुए कहा था कि पीठ के सदस्यों के बीच इस मामले को लेकर एक राय नहीं है।
इसके साथ ही सेट ने कहा था कि उसका 21 जून का अंतरिम आदेश अगले आदेश तक जारी रहेगा। इस आदेश में इश्यू लाने की योजना को लेकर कराए गए शेयर धारकों के मतदान के नतीजे उजागर नहीं करने का निर्देश दिया गया था। ये मतदान पीएनबी हाउसिंग द्वारा 4,000 करोड़ रुपए जुटाने के विशेष प्रस्ताव पर कराया गया था। इसमें अमेरिका की एक निजी निवेश फर्म कोलाइल समूह को प्रेफरेंशियल शेयर्स और वारंट आवंटित करने के प्रस्ताव पर शेयर धारकों की मंजूरी मांगी गई थी। सरकारी बैंक पंजाब नेशनल बैंक द्वारा प्रवर्तित पीएनबी हाउसिंग ने 31 मई को पूंजी जुटाने की योजना घोषित की थी। हालांकि इस प्रस्ताव को तुरंत विरोध का सामना करना पड़ा था, क्योंकि एक एडवाइजरी फर्म ने प्रेफरेंशियल इशू को कंपनी के प्रवर्तकों व छोटे निवेशकों के हित में नहीं बताया था। इसके तत्काल बाद सेबी ने दखल दिया और कंपनी से कहा था कि जब तक स्वतंत्र मूल्यांकनकर्ता से कंपनी के एक शेयर का मूल्य तय नहीं किया जाता, तब तक योजना पर आगे न बढ़ा जाए। सुप्रीम कोर्ट ने 12 सितंबर को आयोजित राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा या नीट यूजी में कथित कदाचार को लेकर विभिन्न राज्यों में दर्ज प्राथमिकी में जांच पर रिपोर्ट मांगने के लिए एक याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि इसमें किसी भी तरह का हस्तक्षेप बड़ी संख्या में छात्रों के लिए हानिकारक होगा। शीर्ष अदालत विश्वनाथ कुमार और अन्य द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें कहा गया था कि नीट यूजी परीक्षा की तारीख पर सीबीआई ने 4 आरोपी व्यक्तियों और अज्ञात अन्य के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी, जिसमें कहा गया था कि प्रॉक्सी उम्मीदवारों का उपयोग करके परीक्षा की प्रक्रिया में हेरफेर किया गया था। न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि वह याचिकाकर्ता द्वारा उजागर की गई समस्या को जानते हैं, लेकिन वह इस मामले में हस्तक्षेप करने के लिए इच्छुक नहीं है। वहीं न्यायमूर्ति राव और न्यायमूर्ति बीआर गवई की पीठ ने कहा, हम हस्तक्षेप नहीं कर सकते। हम समझते हैं कि आप क्या कहना चाहते हैं, लेकिन ये बहुत भ्रम पैदा करेगा। हमारे हाथों से कोई भी हस्तक्षेप बड़ी संख्या में छात्रों के लिए हानिकारक होगा। शुरुआत में याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता सलमान खुर्शीद ने कहा कि वह इस तथ्य के मद्देनजर परीक्षा रद्द करने और नई परीक्षा आयोजित करने के आग्रह पर दबाव नहीं डाल रहे, क्योंकि पहले ही ऐसी समान याचिकाओं को अस्वीकार कर दिया गया था। उन्होंने प्रस्तुत किया कि विभिन्न स्थानों पर प्राथमिकी दर्ज की गई है और इस मुद्दे पर एक तथ्य खोज रिपोर्ट तलब करनी चाहिए। इसके लिए शीर्ष अदालत को निर्देश देने की आवश्यकता है। पीठ के अनिच्छा को भांपते हुए वरिष्ठ अधिवक्ता ने याचिका वापस ले ली और मामले को वापस लेने के रूप में खारिज कर दिया गया। वहीं आसाराम के बेटे नारायण साईं को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। रेप केस में 2 हफ्ते के फरलो के आदेश को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया है। उच्चतम न्यायालय ने गुजरात उच्च न्यायालय के फैसले को रद्द किया। साईं को उम्र कैद की सजा मिली है। 12 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने 2014 के रेप केस में उम्र कैद की सजा काट रहे आसाराम के बेटे नारायण साईं को मिले 2 हफ्ते के फरलो के आदेश पर रोक लगा दी थी। एसजी तुषार मेहता गुजरात हाईकोर्ट के जून के आदेश को चुनौती देने के लिए गुजरात सरकार की ओर से पेश हुए। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से हाई कोर्ट के फरलॉ देने के आदेश पर रोक लगाने की मांग की। कोर्ट में जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की बेंच ने गुजरात सरकार की याचिका पर हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी। गुजरात सरकार की ओर से पेश एसजी तुषार मेहता ने कहा था कि साईं पर गंभीर आरोप हैं। इस मामले में गवाह पहले भी मारे जा चुके हैं। पुलिस अधिकारियों और चिकित्सा अधिकारियों को पहले भी रिश्वत दी जा चुकी है। पहले जब उनकी मां बीमार थी तो हमने उनको फरलॉ का विरोध नहीं किया था, लेकिन इस बार ये उचित नहीं है। नारायण साईं के वकील ने कहा था कि फरलॉ प्राप्त करने के लिए किसी कारण की आवश्यकता नहीं है। ये पैरोल नहीं है जो सख्त है। आदतन अपराधियों को फरलॉ से वंचित किया जाता है। मेरा मुवक्किल आदतन अपराधी नहीं है, उनके खिलाफ सिर्फ एक एफआईआर है। दरअसल गुजरात हाईकोर्ट ने नारायण साईं को 2 हफ्ते के लिए फरलॉ देने का आदेश दिया था। दरअसल गुजरात के सूरत स्थित आश्रम में 2 बहनों से दुष्कर्म के मामले में निचली अदालत ने आसाराम के बेटे नारायण साईं को उम्र कैद की सजा सुनाई थी। इस मामले की शिकायत साल 2013 में दर्ज की गई थी। अक्टूबर 2013 में नारायण साईं पर सूरत की रहने वाली महिला ने बलात्कार का आरोप लगाया।
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक रेप आरोपी को जमानत देने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने कहा कि आरोपी सितंबर 2020 में हुई घटना में शामिल था। जस्टिस राहुल चतुर्वेदी की खंडपीठ ने कहा कि महिलाएं इस प्रकार इस्तेमाल की जाने वाली वस्तु नहीं है। उन्होंने जमानत याचिका को ये कहते हुए खारिज कर दिया कि आरोपी द्वारा कथित रूप से किए गए अपराध के प्रति सभ्य समाज में कोई सहानुभूति नहीं है। न्यायालय स्पेशल कोर्ट मेरठ द्वारा पारित निर्णय और आदेश के खिलाफ दायर एक आपराधिक अपील पर सुनवाई कर रहा था, जिसमें वासु नाम के एक युवक की जमानत याचिका खारिज कर दी गई थी। मामले में दर्ज एफआईआर के अनुसार 14 सितंबर 2020 को राघव त्यागी नामक एक व्यक्ति ने पीड़िता को अपनी कार में लिफ्ट दी और उसे किसी सुनसान जगह ले गया, जहां उसने 2 अन्य लोगों के साथ उसके साथ बेरहमी से मारपीट की और बलात्कार करने के बाद उसे छोड़ दिया। धारा 161 सीआरपीसी के तहत दर्ज अपने बयान में पीड़िता ने एफआईआर में दर्ज अभियोजन कहानी को दोहराया और उसने ये भी कहा कि वह अक्सर नामित आरोपी व्यक्ति मोबाइल फोन पर उसका उत्पीड़न करते थे। उसने ये भी बताया कि कार में बैठने के तुरंत बाद उसने 2 अन्य लोगों को देखा और ड्राइवर ने अचानक कार चलाना शुरू कर दिया और उसके बाद सभी ने निर्दयता पूर्वक उसके साथ जघन्य तरीके से बलात्कार और कुकर्म किया। उसने तीनों हमलावरों में से वर्तमान आवेदक वासु की भी पहचान की। कोर्ट ने शुरू में कहा कि सीआरपीसी की धारा 164 के तहत दर्ज बयान में रजत त्यागी उर्फ राघव त्यागी वासु के खिलाफ आरोप सुसंगत थे। दूसरी ओर अदालत ने एफएसएल रिपोर्ट को भी ध्यान में रखा, जिसमें संकेत दिया गया था कि लड़की का बलात्कार किया गया था। इसलिए अदालत ने निचली अदालत के आरोपी वासु को जमानत देने से इनकार करने के आदेश में कोई विकृति और अवैधता नहीं पाई और अपील को खारिज कर दिया। बार काउंसिल ऑफ इंडिया या बीसीआई ने यूपी बार काउंसिल से शाहजहांपुर की अदालत परिसर के अंदर हुई वकील की हत्या पर प्रदेश भर में 20 अक्टूबर की प्रस्तावित वकीलों की हड़ताल वापस लेने का निर्देश दिया है। बीसीआई ने वकील भूपेंद्र प्रताप सिंह की हत्या की निंदा करते हुए कहा कि घटना की वजह से हड़ताल या कार्य बहिष्कार कोई समाधान नहीं है। इस समय पर संयम रखने की जरूरत है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश को संबोधित करते हुए एक पत्र लिखा है। पत्र में उत्तर प्रदेश बार काउंसिल को निर्देश दिया कि वह शाहजहांपुर जिला परिसर में अधिवक्ता की हत्या के विरोध के रूप में 20 अक्टूबर को राज्य भर के वकीलों द्वारा न्यायिक कार्य से परहेज करने के अपने आह्वान को वापस ले। बीसीआई ने अपने पत्र में कहा, बार काउंसिल ऑफ इंडिया इस दुर्भाग्यपूर्ण और क्रूर घटना की कड़ी निंदा करता है और अपनी गहरी पीड़ा व्यक्त करता है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट में और अन्य सभी मंचों पर इसका उल्लेख करेगा ताकि मामले की निष्पक्ष जांच हो सके और दोषियों को गिरफ्तार किया जा सके, कानून के प्रावधानों के अनुसार उन्हें दंडित किया जा सके। इस तरह के संकट के समय में भी ये याद दिलाया जाता है कि काम से दूरी, हड़ताल या बहिष्कार से समस्या का समाधान नहीं होगा। पत्र में आगे उल्लेख किया गया कि इस तरह की लगातार हड़तालें राज्य बार काउंसिल को कमजोर कर रही हैं। साथ ही इस तरह की हड़तालों को सुप्रीम कोर्ट ने इस तथ्य के आलोक में अवैध माना कि संबंधित वकील अदालत की अधिकारी हैं और न्यायिक मशीनरी का हिस्सा हैं। इसके अतिरिक्त बीसीआई ने यह भी आश्वासन दिया कि वह इस मुद्दे को उच्च अधिकारियों के साथ उठाएगा और अधिवक्ता संरक्षण अधिनियम को जल्द से जल्द लागू करने की पूरी कोशिश करेगा। बीसीआई ने देश भर के न्यायालयों से विशेष रूप से उत्तर प्रदेश में अदालत परिसर के अंदर हथियारों के साथ व्यक्तियों के प्रवेश को रोकने के लिए एक तंत्र तैयार करने का अनुरोध किया। न्यायालयों से यह सुनिश्चित करने की मांग की गई थी कि अदालत परिसर में सभी संभावित प्रवेश और मौजूदा बिंदुओं पर उचित सुरक्षा व्यवस्था की जाए। दिल्ली हाई कोर्ट ने स्टार इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के पक्ष में अंतरिम निषेधाज्ञा दी गई है और कोर्ट ने स्टार इंडिया के आईसीसी मैन T20 वर्ल्ड कप 2021 के स्ट्रीमिंग और प्रसारण अधिकारों का उल्लंघन करने वाली वेबसाइटों को प्रतिबंधित किया। स्टार इंडिया का दावा है कि उसने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद से 8 साल की अवधि के लिए यानी 2015 से 2023 तक विभिन्न आईसीसी आयोजनों के लिए विशेष वैश्विक मीडिया अधिकार हासिल किया है। स्टार इंडिया ने प्रतिवादियों को अपने विशेष अधिकारों का उल्लंघन करने और प्रसारण अधिकार खातों की प्रतिपादन क्षति आदि से स्थायी रूप से रोकने की मांग करने के लिए एक मुकदमा दायर किया है।
कोर्ट ने देखा कि स्टार इंडिया के पक्ष में एक प्रथम दृश्यता मामला बनता है। न्यायमूर्ति संजीव नरूला ने इंटरनेट सेवा प्रदाताओं को 72 घंटे के भीतर 7 वेबसाइटों के एक्सेस को प्रतिबंधित करने का निर्देश दिया और दूरसंचार विभाग और इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्रालय को इंटरनेट और दूरसंचार सेवा प्रदाताओं को उक्त वेबसाइटों के एक्सेस पर प्रतिबंध की अधिसूचना जारी करने का भी निर्देश दिया। और इसी के साथ कोर्ट्स राउंड अप में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। India Legal presents Courts Roundup.